Good morning, dear students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session, we are going to discuss the important topic of Unit 3, that is demonetization. Very first, we are going to discuss the meaning of demonetization. What is demonetization? Demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as a legal tender. The current form of the money is pulled from circulation and retired, often to be replaced with new notes or coins. डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा फेज है बेटा जो आप सब ने अप्रॉक्सीमेट 4.5 ईयर पहले सभी ने खुद देखा है, फील किया है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी किया होगा. ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो इस फेज़ में हम लोगों ने फेस किए, हम आप सब ने उनको एक तरह से लाइव देखा है, फील किया है. ठीक है, आप सब लोग उस टाइम समझदार थे जब हमारी कंट्री में अभी 4.5 ईयर्स पहले जो है 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ. तो इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि डिमोनेटाइजेशन है क्या, क्योंकि आप सभी उस दौर से गुजरे हो, आप सभी ने देखा है वो सब कुछ. तो डिमोनेटाइजेशन में क्या था कि जो हमारा लीगल टेंडर था, लीगल टेंडर क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर करेंसी होती है जिसे हम एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं. कुछ परचेज किया तो उस करेंसी में पेमेंट की, और अगर हमने कुछ सेल किया तो किसी ने हमें पेमेंट की तो हम उस करेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर कंट्री का एक लीगल टेंडर होता है, वो उस कंट्री की क्या होती है, करेंसी होती है. यानी कि उस लीगल टेंडर को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या कर दिया गया, अपनी कंट्री से हमने उसको हटा दिया गया कि कुछ करेंसी नोट्स जिनको अब ट्रांजैक्शन में नहीं लिया जाएगा, उनके प्लेस पर न्यू नोट्स और न्यू कॉइन्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे. ये क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन होता है. इट हैज़ बीन यूज्ड बाय वेरियस नेशंस एज ए टूल टू स्टेबलाइज ए करेंसी एंड फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, to facilitate trade and access to markets, and to push informal economic activities into more transparency and away from black and grey markets. ऐसा नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन सिर्फ इंडिया में ही हुआ, नहीं, बहुत सारे नेशंस इस कंसेप्ट को यूज़ कर चुके हैं और कर भी रहे हैं. ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जो कंट्री है उसकी इकॉनमी में एक स्टेबलाइजेशन लाना होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है. ठीक है, काउंटर फाइटिंग क्या होती है, नकली करेंसी जो हमारी सोसाइटी में आ जाती है, नकली नोट आ जाते हैं. जैसे बहुत बार हम मनी विड्रॉ करते हैं एटीएम से, ठीक है, तो उसमें 1-2 नोट नकली निकल आते हैं. ठीक है, वो कौन सा इफेक्ट है, काउंटर फाइटिंग का इफेक्ट है. उसे हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रोकना चाहती है. ठीक है, ब्लैक मनी को कंट्रोल में करना चाहती है, हटाना चाहती है इकॉनमी से. ठीक है, तो इस तरह के सभी स्टेप्स को यूज़ करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सा स्टेप यूज़ करती है, डिमोनेटाइजेशन. यानी कि हमने ब्लैक मनी को हटाना है और काउंटर फाइटिंग को रोकना है, इकॉनमी में स्टेबलाइजेशन लानी है, करप्शन को रोकना है. ठीक है, इन्फ्लेशन जो है उसे हम कम करना चाहते हैं. इन सब स्टेप्स के लिए हमें कौन सा स्टेप यूज़ करना पड़ता है, डिमोनेटाइजेशन यूज़ करना पड़ता है. और बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारे नेशंस इस स्टेप को टाइम टू टाइम यूज़ करते रहे हैं. नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो हम सब ने देखा. हमने ये सोचा कि बड़ा फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट बेटा ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट टाइम हुआ. उससे पहले भी हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हो चुका है. ठीक है, इन इंडिया आरबीआई डिमोनेटाइज्ड 1000 and 10,000 करेंसी नोट्स विच वर अंडर सर्कुलेशन इन 1946. ठीक है, it was the first instance that demonetization took place in our nation. ठीक है, 1946 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ. 1000 और 10,000 के करेंसी नोट्स के ऊपर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया. Second time in 1954 government introduced a new currency notes of 1000, 5000 and 10,000. Further, these notes were demonetized in 1978 when the Morarji Desai government decided to curb illegal transactions and anti-social activities. जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी 1978 में, उस टाइम पर भी 1000, 5000 और 10,000 के करेंसी नोट्स को बैन किया गया. वो करेंसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1954 में इंट्रोड्यूस हुई थी. उस टाइम पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो है
वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को, कर्ब इलीगल ट्रांजैक्शंस को, इन सब में क्या आता है, ब्लैक मार्केटिंग आता है, काउंटर फाइटिंग आता है, करप्शन आता है, ठीक है। इन सबको मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए ये स्टेप उठाया। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है 8 नवंबर 2016 के टाइम पर जो डिमोनेटाइजेशन हुआ। उस टाइम हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थी और बैंक्स में इस तरह का क्राउड हो गया था कि सभी लोग अपने करेंसी नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में जमा हो गए थे, ठीक है। तो उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर कुछ और व्यूज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। The Union Cabinet was informed about the plan on 8 November 2016 in a meeting called by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Soon after the meeting, he announced the demonetization in an unscheduled live nation televised address at 8:15 p.m. He declared circulation of all rupees 500 and 1000 bank notes of the Mahatma Gandhi series as invalid effect from the midnight of the same day and announced the issuance of new 500 and 2000 bank notes of the Mahatma Gandhi new series in exchange for the demonetized bank notes. The RBI stipulated that demonetized bank notes could be deposited with banks and could also be exchanged for legal tender over the counter at all banks. International airports also facilitated an exchange of banknotes for foreign tourists and outbounded travelers. बच्चे, जब 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने ये अनाउंस कर दिया कि आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के करेंसी नोट्स जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। आपके पास जितने भी 500 और 1000 के करेंसी नोट्स घरों में रखे हुए हैं उन सभी नोट्स को आप जो है बैंक्स में डिपॉजिट करवाइए और उसके बदले में आपको न्यू सीरीज जो है 500 और 2000 की नोट्स की फॉर्म में एक्सचेंज में आपको मिलेगी, लेकिन इतनी क्विकली नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, ठीक है। नए नोट्स को प्रिंट होने में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, टाइम भी चाहिए, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपको उन 500 और 1000 के जो ओल्ड करेंसी नोट्स आप बैंक में डिपॉजिट करवाओगे उनके बदले में न्यू करेंसी आपको दी जाएगी। किस फॉर्म में, जो लीगल टेंडर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 500 और 2000 के करेंसी नोट्स में होगा। न्यू सीरीज के नोट्स जो हैं गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। और आरबीआई ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि 500 और 1000 के सभी नोट्स बैंक्स में जमा हो जाएंगे और जो कुछ ट्रांजैक्शंस होनी है, जो ज़रूरी ट्रांजैक्शंस है कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो कहाँ से होंगी, बैंक से ही होंगी, ठीक है। बैंक से ही आप ट्रांजैक्शंस करोगे, बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगी और बहुत ही कम अमाउंट वाली ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी कि सभी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को एक बार के लिए रोक दिया गया वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सारे करेंसी नोट्स कहाँ जा रहे हैं, बैंक्स में जमा होने जा रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या रहा उस टाइम पर? नवंबर 8, 2016 was the doomsday of the holders of uncounted cash because demonetization of 500 and 1000 notes led to a massive loss of liquidity in the economy. बच्चे, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पर 2000 का नोट नहीं था, ठीक है, और 5000 और 1000 के ही दो बड़े करेंसी नोट्स थे, ठीक है। और जिन होल्डर्स के पास अनकाउंटेड कैश था, अनकाउंटेड कैश मीन्स जिनके पास ब्लैक मनी थी, ब्राइब था यानी कि रिश्वत का पैसा था, ठीक है, तो वो सभी उनके घरों में पड़ा हुआ था। उनके लिए वो कौन सा दिन था, एक तरह से कहते हैं ना काला दिन आ गया, ठीक है, वो उनके लिए डूम डे था, ठीक है। मतलब एक ऐसी अंधेरी रात उनके लिए आ गई कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। अगर वो इतना सारा ब्लैक मनी, करप्शन का पैसा बैंक्स में लेकर जाते हैं तो बैंक सबसे पहले उनसे क्वेश्चन अराइज करेगा कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, टैक्स अथॉरिटीज़ पूछेंगी, पेनल्टीज लगेंगी, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। ये सब कुछ लोगों को फेस करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द RBI रिपोर्ट, demonetized currency valued at rupees 15.4 trillion. It means it amounted to 86.9% of the value of total currency in the circulation. हमारी
इकॉनमी के अंदर जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उसका 86.9% करेंसी कौन से नोट थे, 500 और 1000 के नोट थे। बाकी तो सभी छोटे नोट थे, 100, 50, 10, 20 ये सब छोटी करेंसी में आते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने घरों में इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में संभाल कर नहीं रख सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है और रखते भी नहीं है लोग, जो ट्रेंड में भी नहीं है, लोग रखते ही बड़े नोट संभाल के हैं घरों में। वो ऐसा पैसा ब्लैक मनी का होता है जो घरों में संभाल कर रखा होता है ताकि उनको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए या कुछ लंबे टाइम पीरियड तक वो पड़ा रहता है, उसके बाद लोग अपने घरों में मतलब लग्जरी गुड्स में, मैरिज फंक्शंस में उस मनी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो पैसा कितने परसेंट था टोटल इकॉनमी की, जो कैश है उस इकॉनमी का 86.9% जो है वो हमारे 500 और 1000 के करेंसी नोट्स थे। तो इतना बड़ा अमाउंट जो अब तक की इकॉनमी का था, ठीक है, वो सारा का सारा अमाउंट कहाँ पहुँच गया, गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, यानी कि बैंक्स में पहुंच गए वो पैसे। क्यों पहुंच गए, क्योंकि अगर वो हम अपने घरों में रखते तो वो मनी क्या हो जाती, यूजलेस हो जाती, उससे कोई भी ट्रांजैक्शन हम नहीं कर सकते थे। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जो डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 के फेज में हुआ, ठीक है, उसके मेन फीचर्स क्या रहे उनको हम डिस्कस करते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, सबसे मेन बात यहाँ पर क्या रही कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि लोग जो हैं टैक्स उनको पे नहीं करते हैं, ठीक है, टैक्स का इवेजन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पर भी मैं नेक्स्ट आ रही हूँ, टैक्स इवेजन कंट्रोल भी हुआ, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इस टाइम पर क्या हुआ कि बच्चे देखो, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आपके पास जितने भी 500 और 1000 के नोट्स हैं, आप उन सभी नोट्स को बैंक में डिपॉजिट करवा दीजिए। अब मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत सारे नोट्स जो हैं वो घर में पड़े हुए हैं, वो नोट्स उसके पास कहाँ से आए, ठीक है। जिस पर्सन का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए उस पर्सन की जो मंथली इनकम है वो है 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पर मंथ वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पूरी एनुअल इनकम कितनी हो गई, 1,20,000 रुपीज़। अब 1,20,000 रुपीज़ तो उसके लिए एक वैलिड करेंसी है, ठीक है, जो शो कर सकता है कि ये जो मेरी है वाइट मनी है। लेकिन उसके घर में लगभग 20 लाख रुपीज़ जो हैं 500 और 10,000 रुपीज़ के नोट्स के रखे हुए हैं। अब ये 20 लाख रुपीज़ उसके पास कहाँ से आए, उसकी एनुअल इनकम तो कितनी है, 1,20,000 रुपीज़, और वो पिछले 5 और 6 ईयर से ही जॉब में है, ठीक है। 1,20,000 रुपीज़ उसकी एनुअल इनकम है और वो पिछले 5-6 सालों से ही जॉब में है, ठीक है। तो उसके पास वो पैसा कहाँ से आया, उसे उसका क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अब वो बैंक में वो अगर नहीं लेके जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सारी की सारी जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट, कहीं यूज़ नहीं कर सकता। जो 20 लाख उसने अपने घर में रखे हुए हैं, ये 20 लाख उसके पास कहाँ से आए थे, उसके पास की ये ब्लैक मनी थी, ठीक है, उसके पास ये रिश्वत का पैसा था, ब्राइब का पैसा था, ठीक है। अब वो ये पैसा लेकर 20 लाख रुपीज़ पैसा लेकर कहाँ जाता है, बैंक में जाता है, बैंक उससे हिसाब मांगता है, टैक्स अथॉरिटीज़ उससे हिसाब मांगती हैं, ठीक है। उसके ऊपर ब्लैक मनी, ब्राइब का पैसा लेने का पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारा पैसा जो है वो कहाँ चला जाता है, पेनल्टीज़ और टैक्स अथॉरिटीज़ के पास चला जाता है, ठीक है। अब कुछ ही पैसा उसके पास बचता है, ठीक है, जो हमारा अब नेक्स्ट उसके लिए स्टेप क्या रहेगा कि उसे टाइम टू टाइम क्या पे करना है, उस पर्सन को उसके पैसे के ऊपर जो भी टैक्स बन रहा था वो सारा टैक्स उसे क्या पे करना पड़ गया, अनकाउंटेड जो उसके पास पैसा था उसे टैक्स की फॉर्म में पे करना पड़ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है बच्चे, कि लोग टैक्स की चोरी करते हैं, लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, उनकी जितनी मंथली इनकम है, ठीक है, उस मंथली इनकम को पूरा ही शो नहीं करते हैं। एक सैलरी बेस्ड एम्प्लॉई है, वो अपनी सैलरी को तो शो कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन उसे अदर सोर्सेज से भी इनकम हो रही है। उसके पास 5 और 6 बिल्डिंग्स हैं, जिन बिल्डिंग्स को उसने रेंट पे दिया हुआ है, उसकी रेंटल इनकम हो रही है। उसके पास जो है कुछ ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को वो क्या करता है, आम पब्लिक को जो है वो लोन की फॉर्म में दे देता है, ठीक है, और उनसे इंटरेस्ट ले रहा है, उससे भी उसे इनकम हो रही है। यानी कि वो अपनी अदर इनकम्स को शो ही नहीं कर रहा है। अब अदर इनकम्स को शो नहीं कर रहा है, उसके ऊपर वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। अब वो अदर इनकम्स उसके पास किस फॉर्म में पड़े हुए हैं, उसके घर में ही पड़े हुए हैं, बैंक्स में वो अदर इनकम्स को डिपॉजिट ही नहीं करवा रहा है। क्योंकि अगर वो अदर इनकम्स का जो पैसा है, जो रेंटल प्रॉपर्टी का उसके पास पैसा आ रहा है, जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है उसके पास, उस इनकम को वो कहीं भी शो नहीं करता है,
उस मनी को वो अपने घरों में ही रखता है और अपनी लग्जरी गुड्स के ऊपर क्या करता रहता है, उसको स्पेंड करता रहता है और बिल्डिंग्स परचेज कर लेता है, ऑर्नामेंट्स परचेज हो जाते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो इस तरह से वो टैक्स की क्या कर रहे हैं, चोरी, यानी कि अपनी जो इनकम है वो रियल इनकम को गवर्नमेंट को शो ही नहीं कर रहे हैं। अब उस जो ब्लैक मनी की फॉर्म में जो उसकी अनकाउंटेड इनकम घर में पड़ी हुई थी, उस इनकम को उसे बैंक में क्या कराना पड़ा, डिपॉजिट, क्योंकि वो इनकम किन करेंसी नोट्स में थी, 500 और 1000 के करेंसी नोट्स में थी। और वो इनकम जब बैंक्स में पहुंचती है, ठीक है, तो टैक्स जो है उसके ऊपर ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और आगे से लोगों को ये रहेगा कि हमें टैक्स की चोरी नहीं करनी है। गवर्नमेंट को पता चल गया कि इनके पास इतनी इनकम आ रही थी, पैसा कहाँ से आया, गवर्नमेंट पूछेगी, बैंक आपसे पूछेंगे, टैक्स अथॉरिटीज आपसे पूछेंगी, तो आप बताओगे कि हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको हमने रेंट पर दिया हुआ है, हमारे पास इतना कैश है जिसे हमने ऐसी जनरल पब्लिक को जो है इंटरेस्ट पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी इनकम आ रही है। तो गवर्नमेंट के पास नोटिस में आ गया, गवर्नमेंट ने आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी छानबीन शुरू कर दी, ठीक है, कि इस बंदे की प्रॉपर्टी है, इसने कहीं शो नहीं कर रखी, क्यों शो नहीं कर रखी, तो आपको शो करनी पड़ेगी और फाइनली आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखो यहाँ इस पॉइंट को समझने से पहले हमें एक और कंसेप्ट समझना है, वो ये क्या है कि हमारी सभी सोसाइटीज में हम देखते हैं बैंक्स का काम क्या होता है, सेविंग्स को एक्सेप्ट करना और लोन की फॉर्म में उस पैसे को दूसरे लोगों को वो देता है जिन लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए कि मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है और अब उस 1 लाख में से मुझे अपने घर खर्च चलाने के लिए 30,000 रुपीज चाहिए। अब 30,000 रुपीज जो है वो मैं खर्च कर लेती हूँ और मेरे पास 70,000 रुपीज जो है पर मंथ क्या हो रहा है, सेविंग हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि ये 70,000 रुपीज मेरे घर में ना रखूँ, मैं इन 70,000 रुपीज को मैं कहाँ रखूँ, बैंक में रखूँ। तो मैं बैंक में रखना सेफ समझती हूँ और बैंक मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट दे देता है। अब 70,000 पर मंथ मैं बैंक में डिपॉजिट करवा रही हूँ। मेरी तरह बहुत सारे और भी लोग हैं जो ये मनी, इस तरह की अपनी सेविंग मनी जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। अब मनी जो है वो बैंक में डिपॉजिट हो रही है, बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स कलेक्ट हो जाएंगे और अब बैंक उन डिपॉजिट्स को क्या करेगा, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, लोगों को घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए मनी की रिक्वायरमेंट रहती है और वो लोग कहाँ कांटेक्ट करते हैं, बैंक से कांटेक्ट करते हैं। बैंक उनको लोन की फॉर्म में मनी प्रोवाइड करता है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है और जो मनी सेविंग की फॉर्म में हमारे जैसे लोग बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, उन सेविंग्स पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, वहां से इंटरेस्ट चार्ज किया और इधर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया और जो बीच का गैप का इंटरेस्ट होता है वो बैंक की इनकम होती है। मान लीजिए कि बैंक मुझे मेरी सेविंग पर 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है और जिस पर्सन को बैंक ने लोन दिया है उस पर्सन से 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बीच का जो 4% का गैप है वो बैंक की क्या है, इनकम है। अब उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ फिट करते हैं। अब जो पैसा आज तक ब्लैक मनी की फॉर्म में घरों में, हमारे लॉकर्स में, घरों में पड़ा हुआ था, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ आ गया, अब बैंक्स में आ गया, ठीक है, यानी कि बैंक्स के डिपॉजिट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब बैंक्स के पास जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा बैंक उतना ही लोन देने में कैपेबल होगा, ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि लोन सस्ते हो जाएंगे। अब लोन सस्ते हो जाएंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में कि अगर लॉन्ग टर्म्स लोन्स लो रेट्स पर प्रोवाइड होते हैं तो हमारे बिजनेस के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होती हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फीचर रहा हमारे डीमोनेटाइजेशन का, क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। अब कैशलेस इकोनॉमी हमें पता है, हम गूगल पे कर रहे हैं, हम पेटीएम कर रहे हैं, हम नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारी हैबिट्स में कब आया, ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में तो बहुत पहले था बट हमारी हैबिट्स में नहीं था, हम इन्हें यूज ही नहीं करते थे। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, तो लोग इन सब फीचर्स को यूज करने लगे और धीरे धीरे अब वो उनकी हैबिट्स में आ गया, वो हैबिचुअल हो गए, ठीक है। पेटीएम, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पेटीएम, गूगल पे, ये सभी नेम भी कभी नहीं सुने थे, ठीक है, लेकिन आज जब हम पेमेंट्स कर रहे हैं, कार्ड से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, नेट बैंकिंग्स को यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री की इकॉनमी है वो कैशलेस इकॉनमी बनाना चाहते थे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो उन्होंने इस स्टेप को
यूज किया। दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर डिमोनेटाइजेशन का अलग अलग तरह से इम्पैक्ट पड़ा। हम इन सेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर पड़ा। वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मनी का जो इंटरेस्ट रेट था उसके ऊपर हमारे डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शंस जो है वो कम हो गई। हम किससे कैश पे करने लगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, और नेट बैंकिंग को यूज़ करने लगे, कार्ड्स को यूज़ करने लगे। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए, जो पैसा हमारे घरों में पड़ा हुआ था, जो ब्लैक मनी, ब्राइब का मनी हमारे घरों में पड़ा हुआ था, वो सारा कहाँ पहुँच गया, बैंक्स में पहुँच गया। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, जो पैसा हम पहले सेविंग्स की फॉर्म में शो ही नहीं करते थे, ठीक है, जिस इनकम को हम कभी शो ही नहीं करते थे, वो सारी की सारी इनकम अब हम क्या करने लगे, शो करने लगे। यानी कि हम अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ डिपॉजिट करवाने लगे, बैंक्स में। फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हुई, जिससे बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ गया और बैंक्स ने लॉन्ग टर्म लोन्स का जो रेट था वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिससे मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट इज प्राइवेट वेल्थ। अब प्राइवेट वेल्थ क्या होती है? प्राइवेट वेल्थ बेटा वो पैसा होता है जो आपका अपना पर्सनल पैसा है, जिसको आप किसी को शो नहीं कर रहे हो। यानी कि जो आपके घरों में पड़ा हुआ पैसा है वो आपकी क्या है, प्राइवेट वेल्थ है। अब जैसा कि हमने एग्जांपल लिया कि कोई पर्सन करप्शन से, ब्राइब से, ब्लैक मनी कलेक्ट किए बैठा है अपने घरों में, ठीक है। अब वो पैसा उसका क्या है, प्राइवेट वेल्थ है उस पर्सन की। अब वो उस प्राइवेट वेल्थ का यूज ही कहाँ करता है, बिल्डिंग्स खरीद ली, ऑर्नामेंट्स खरीद लिए और लग्जरी गुड्स परचेज कर ली। उस सब पैसे को वो वहाँ अपनी प्राइवेट वेल्थ को उससे इंक्रीज कर रहा है, किससे, ब्लैक मनी से। अब वो सारे जो करेंसी हमारे घरों में पड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें कहाँ पहुँच गई, बैंक्स में पहुँच गई। अब अगर हमारी सोसाइटी की जो प्राइवेट वेल्थ है ना वो स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा था, बहुत ब्लैक मनी थी, करप्शन का पैसा उनके घरों में बहुत पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, ज़्यादा डिमांड करते थे। अब मान लीजिए कि किसी के पास 20-25 करोड़ रुपया करप्शन का पैसा पड़ा हुआ है, तो उसे कहाँ लगाएगा, रियल एस्टेट के बिजनेस में लगाएगा, बिल्डिंग्स खरीदेगा, दुकानें खरीदेगा, घर खरीदेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को वो परचेज करेगा और इन सब चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेगा, मार्केट में इतनी सप्लाई होगी नहीं, ऑटोमेटिक जो हमारी रियल एस्टेट्स हैं, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं, रहने के लिए घर हैं, उनके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, आसमान छूने लगेंगे। और ऐसा हमारी सोसाइटी में हुआ भी है, हमने देखा भी है, ठीक है, कि डिमोनेटाइजेशन से पहले क्या था कि जो प्राइजेस थे वो आसमान ही छू रहे थे, ठीक है। क्यों छू रहे थे, क्योंकि सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। डिमांड क्यों ज़्यादा थी, लोगों के पास ब्लैक मनी की फॉर्म में उनके घरों में बहुत सारे करेंसी नोट्स पड़े हुए थे, जिनको वो यूज़ ही कहाँ करते थे, बिल्डिंग्स को परचेज करने में, ऑर्नामेंट्स को परचेज करने में, ठीक है। इन मतलब बेसिक पर्पस के लिए वो मनी यूज़ होती रहती थी, तो लोगों की प्राइवेट वेल्थ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब सारा का सारा करेंसी नोट्स कहाँ पहुँच गए, बैंक्स में पहुँच गए, तो लोगों के पास ऐसे खर्चे करने के लिए पैसे कम हो गए, ठीक है। तो अब जो है प्राइवेट वेल्थ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर वेल्थ। पब्लिक सेक्टर वेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट डिमोनेटाइजेशन का नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ कोई ब्लैक मनी नहीं थी, काउंटर फाइटिंग जैसी चीज़ें भी वहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन। हमें पता है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अमंग अस न्यू यूजर्स इंक्रीज। पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन्स थी बट हमारी हैबिट्स में नहीं थी। बहुत कम लोग, हमारी इकोनॉमी के 10 और 20% पीपल ही डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते थे, लेकिन एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 95% लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट। हमने ऊपर प्राइवेट वेल्थ वाले टॉपिक में भी ये बात डिस्कस की है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद रियल एस्टेट्स के प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। रियल एस्टेट्स क्या हैं, लोग घर खरीदते हैं रहने के लिए, बिल्डिंग्स लेते हैं, रेंट पर देते हैं उन बिल्डिंग्स को, शॉप्स लेते हैं, उन शॉप्स को रेंट पर देते हैं, वो सब किसका पार्ट है, रियल एस्टेट का पार्ट है। सॉरी। तो हमारे जो प्राइवेट वेल्थ थी,
जो हमारे पास ब्लैक मनी की फॉर्म में प्राइवेट वेल्थ हमारे घरों में पड़ी हुई थी, वो सारा पैसा तो कहाँ पहुंच गया, बैंक्स में पहुंच गया। हमें गवर्नमेंट को उसका हिसाब देना पड़ा कि ये पैसा कहाँ से आया। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर पेनल्टीज भी लगा दी, हमारे से टैक्स भी चार्ज कर लिए और सारा पैसा अपने पास रख लिया। कुछ पैसा हमारे अकाउंट्स में भी रहा, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो प्राइवेट वेल्थ है वो क्या हो गई, बहुत ही वीक हो गई। हम फाइनेंशियली वीक हो गए एक तरह से, क्योंकि अब वो ब्लैक मनी हमारे पास नहीं रही है, ठीक है। तो अब हमारी जो डिमांड थी रियल एस्टेट से रिलेटेड, जो हमारी डिमांड थी वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि लोगों के पास ब्लैक मनी कम हो गई, लोग कम इन्वेस्ट करने लगे रियल एस्टेट में। तो अब डिमांड कम है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंग आ रही है, तो ऑटोमेटिक प्राइजेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो रियल एस्टेट के प्राइजेस जो पहले आसमान छूते थे, अब वो प्राइजेस क्या आ गए, कंट्रोल में आ गए। नेक्स्ट इज टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन हुआ, इंक्रीज हुआ, ये बात हमने इसके फीचर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस की है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ थी उन्होंने लोगों की ब्लैक मनी का सारा उनसे हिसाब लिया कि कहाँ से कितना पैसा आया, आपकी अदर इनकम सोर्सेज कितने हैं, उन अदर इनकम सोर्सेज से आप आज तक टैक्स पे नहीं कर रहे थे, यानी कि टैक्स की चोरी कर रहे थे, टैक्स इवेजन हो रहा था, ठीक है। तो वो सारा कुछ लोगों का जो था सारा हिसाब किताब टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने खुल गया और फाइनली बहुत सारा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को कलेक्ट हो गया। अब हमारी गवर्नमेंट का जो हमें ये बात पता है, हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं ये बात, कि हमारी गवर्नमेंट का जो मेन इनकम सोर्स है वो है ही क्या, टैक्स। गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पर मनी स्पेंड करती है अपनी कंट्री के अंदर, वो सारी की सारी मनी कहाँ से आती है, टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा इनकम सोर्स गवर्नमेंट का क्या होता है, टैक्स होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। तो बच्चे, हमने आज डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप डाउट सेशन में मुझे सेंड कर दीजिए और आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। और ये टॉपिक एक दो बार अगर आप इसे रीड करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि ये वो फेज़ है हमारी हिस्ट्री का जो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस पर डिस्कशन कर सकते हो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।